Hello everyone, welcome to Civil Staff Himachal. Today we are going to discuss previous year question based on science of HP Police Sub Inspector Exam 2016. तो जैसे कि आपको पता है 8 PM सीरीज में जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो आज हम साइंस के करेंगे. तो ये हमारा शेड्यूल है जो आप फॉलो कर सकते हैं. फ्राइडे को हम 8 PM सीरीज में JOIT और SI से जो रिलेटेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज साइंस के, और हम वेडनेसडे और थर्सडे को 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं HPG के और ज्योग्राफी के, और फ्राइडे को हम मेंस करंट अफेयर करते हैं 2:15 बजे वाली सीरीज में. तो ये आपका शेड्यूल है, बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आप लोग देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं साइंस के क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस. तो आपके ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर CFC. अब CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं आपके CFC की फुल फॉर्म. ठीक है जी, तो ये आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. अब आपके ग्रीन हाउस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है और इम्पॉर्टेंट भी है. तो कौन सी उसके बेसिक्स है? ग्रीन हाउस गैस है क्या? ग्रीन हाउस गैस हमारा क्या क्रिएट करता है ये भी हमें पता होना चाहिए. तो ग्रीन हाउस गैसेज, इसमें से आप लोग अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. ऑप्शन आपके आगे है, वीडियो पॉज करके. तो इसका आंसर है आपका D, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ठीक है जी, तो आपका मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सारे आपके जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करने में मदद कर रहे हैं और आपकी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज करने में मदद कर रहे हैं. अब ये कहाँ से आ रहा है? हमारे पॉल्यूशन से आ रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज से आ रहा है, धुएं से आ रहा है. ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है तो ज़्यादा आ रहा है. तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये एक अलग बात है, बट सबसे बेसिक जो इस फिनोमिना का क्वेश्चन है वो ये है कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है. तो यहाँ पे आपकी ग्रीन हाउस गैस जो हम देख रहे हैं, वाटर वेपर, ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन. तो ओजोन जब आपकी एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है तो आपकी गुड ओजोन होती है. तो आई होप आपने ओजोन में पढ़ा हो गुड ओजोन और बैड ओजोन का कॉन्सेप्ट. तो जब हमारी अर्थ पे वो आ जाती है तो वो एज अ ग्रीन हाउस गैस जो है काम करती है, इसीलिए हमारी ये यहाँ पे बैड ओजोन है. तो ये हमारा ग्रीन हाउस से रिलेटेड था. आपका आंसर है D, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. तो नेक्स्ट है आपका सेकंड, हैवी वाटर. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपको कि हैवी वाटर को और क्या कहा जाता है. आप ऑप्शंस आपके हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, रेन वाटर या फिर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. तो ये आपका क्वेश्चन है. अब हैवी वाटर आपका क्या होता है, उसका अदर नाम क्या होता है? वीडियो पॉज करके आप आंसर मार्क कर सकते हैं. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है आपका B, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हैवी वाटर भी कहा जाता है. अब इसमें क्या है, नॉर्मल से लार्ज अमाउंट में आपका हाइड्रोजन आइसोटोप ड्यूटेरियम प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हैवी वाटर कहा जाता है. और नॉर्मल वाटर में आपका क्या होता है, जो हाइड्रोजन 1 का कॉमन आइसोटोप है वो पाया जाता है. ठीक है, तो ये आई होप ये टेक्निकलिटीज आपको पता होंगी कि हैवी वाटर और नॉर्मल वाटर में सिर्फ हाइड्रोजन का ही डिफरेंस है आपका. तो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, हीटिंग, ड्राइनेस या फिर नन ऑफ द अबव. तो अब इवेपोरेशन हम सबको पता है. इवेपोरेशन क्या होता है, जब हमारा वाटर है वो हीट होता है तो वो आपकी वाटर वेपर्स के फॉर्म में, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. इस प्रोसेस को आपका इवेपोरेशन कहते हैं. ऐसे ही आपको कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, ये सारी प्रोसेसेस भी पता होनी चाहिए. अब उसका इफेक्ट यहाँ पे पूछा है कि इससे क्या इफेक्ट होता है, कूलिंग होती है, हीटिंग होती है, ड्राइनेस होती है या नन ऑफ द अबव. तो आप आई होप आपने आंसर मार्क कर दिया होगा. इसका ऑप्शन है आपका आंसर है A, कूलिंग. अब क्या होता है हमारा, जब इवेपोरेशन होती है तो पार्टिकल्स जो सब्सटेंस के होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसे कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन. ठीक है, टेक्निकल नाम है उसका. तो वो हीट एब्जॉर्ब कर देती है फ्रॉम सराउंडिंग व्हेन दे आर केप्ट एट रूम टेम्परेचर. तो अब सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो आपको क्या है, कूलिंग फील होगी. तो हेंस हीट फ्रॉम सराउंडिंग इज बीइंग ऑब्जर्व्ड और आपको एक कूलिंग इफेक्ट जो है वो फील करने को मिलता है. तो सिंपल सी बात है, इवेपोरेशन ने जो आसपास की गर्मी है वो ले ली है तो हमें कूलिंग इफेक्ट फील होने को मिलता है. और इवेपोरेशन को बोलते हैं, उस गर्मी को, हीट को बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन. ठीक है जी, तो ये प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन है वो कूलिंग क्रिएट करता है. तो सिंपल लेमैन लैंग्वेज में हमें ये देखने को मिलता है. इसीलिए हमें पानी के पास जो है वो ठंड महसूस होती है कि अगर आप किसी तालाब के पास, लेक के पास जाएं तो आपको वहाँ ठंडा ठंडा फील होता है, क्योंकि वहाँ इवेपोरेशन हो रही होती है और सराउंडिंग की हीट जो है वो इवेपोरेशन में कंज्यूम हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन हमारा. एट हायर ऑल्टीट्यूड्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स. आपका ऑप्शन है A, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट या फिर इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस.
तो आपका जो ऑल्टीट्यूड पे है, ठीक है, जैसे आपके हाइट वाले जो रीजन्स होते हैं वहां पे आपके बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ये आपको बताना है। तो आई होप आपने आंसर मार्क कर दिया होगा। इसका आंसर है बी, डिक्रीजेस। अब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस होता है हाइट्स पे, तो वहां पे आपका लेस एनर्जी लगती है, यानी एनर्जी मतलब यहाँ से हमारा लोअर टेम्परेचर लगता है आपको लिक्विड को बॉईल करने में, तो इसीलिए आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो आपका ऑल्टीट्यूड्स पे वो डिक्रीज होके 90 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो यानी कि आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है इन अ वे, अब 90 डिग्री में आपका पानी उबल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, आपसे पूछा गया है, तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस आपके हैं डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड या सारिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, जो आपका दूध फट जाता है, वो आपका जंग लग जाता है आयरन में, वो आपका फूड डाइजेस्ट होता है वो, या फिर जो आप चीनी घोलते हो पानी में वो। तो ये आपके चार ऑप्शंस है। तो आंसर इसका है तीनों में हमें, इन तीनों में हमें क्या है, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है, बट डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर में नहीं मिलता, और उसको हम फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। फिजिकल रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रिवर्सिबल है। अब अगर हम पानी को चीनी में, जो पानी में चीनी घुली है उसको दोबारा से हीट करेंगे तो हमें वापस में क्रिस्टलाइजेशन होती नजर आएगी चीनी की, और वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। तो ठीक है, वो रिवर्सिबल है, इसीलिए उसको फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे भी आपका गिवन है, आंसर आपका ए है। तो अब रिएक्शन वेयर न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म एंड चेंज इन इंटरनल प्रॉपर्टी अकर्स, वो कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब डिसोल्यूशन ऑफ शुगर में कोई इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, अगर हम हीट करेंगे उस सॉल्यूशन को तो वापस हमें वो कॉन्स्टिट्यूएंट यानी शुगर मिल जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में आपका क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इरिवर्सिबल होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर इज। तो ये भी काफी बेसिक क्वेश्चन आपका है कि लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे CaOH, कैल्शियम CaOH2, CaOH3 या फिर NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे अभी NaOH तो हम सीधा ही एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, ये है आपका सोडियम से रिलेटेड है। तो आपका ABC में से क्या आंसर है, आंसर है आपका B। तो क्विक लाइम जो है वो रिएक्ट करता है जब वाटर के साथ, तो वो लाइम वाटर या स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस करता है, ये उसका केमिकल रिएक्शन है। ठीक है जी, और इसका केमिकल फॉर्मूला आपका ये गिवन है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, 7 क्वेश्चन हमारा है, सेटिंग ऑफ सीमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपका है ऑप्शन ए हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन या फिर डिकम्पोजिशन। तो ये आपको आंसर देना है। अब सेटिंग ऑफ सीमेंट का क्या मतलब है, जब आपका सीमेंट है उसमें आपका वाटर ऐड हो गया है। वैसे तो आपका सेटिंग ऑफ सीमेंट एक काफी वाइडर टर्म है, ठीक है जी, और काफी 3 स्टेज प्रोसेस है, बट अभी हम इन जनरल टर्म्स देखेंगे कि जब हम वाटर सीमेंट में ऐड कर देते हैं तो उसे कहते हैं आपका सेटिंग ऑफ सीमेंट, एंड इट इज द प्रोसेस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रेशन। तो आंसर है आपका बी। तो केमिकल प्रोसेस जो है, अब आपका केमिकल रिएक्शन होता है सीमेंट और वाटर में, उसको कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है जी, अब रिएक्शन जो है ये बिटवीन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ सीमेंट जो कि आपको गिवन है ब्रैकेट्स में, और वाटर के बीच में होता है। तो इतनी डिटेल्स में हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल याद रखना है कि हाइड्रेशन इज द प्रोसेस, सेटिंग ऑफ सीमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है, ये आप सब लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे आपको ABC ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपका कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर इनमें से सारे ही आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको मेंशन करना है। हाँ जी, तो इसका आंसर है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही आपके जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMNO4, HNO3, ठीक है, K2CR2O7, तो ये सारे ही आपके जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो इनमें से जो KMNO4 है वो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और मैंगनीज इसमें है, ठीक है, Mn का मैंगनीज होता है, और वो ये +7 स्टेट में है। तो ये बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन्स की बात है। तो एसिडिक मीडियम में एक चेंज होता है और 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7 की जगह, वेर एज न्यूट्रल और बेसिक में आपका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है जी, तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन थी ऑप्शन ए की।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इतना डिटेल में इंपॉर्टेंट नहीं है। द एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग इज, तो ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है जो हमें देखने को मिल रहा है। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड। तो 4 टाइप के एसिड्स आपको गिवन है, और इन्हीं चारों में से क्या क्या होता है कि कहाँ कहाँ से ये रिलीज होते हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो एंट स्टिंग का मैं आपको बता देती हूँ, आंसर है फॉर्मिक एसिड, बी। तो फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है जब आपकी चींटी जो है काटती है, तो इसको मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। तो ये ऑल्टरनेट नाम जरूर याद रखा कीजिए। अब नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज, आपके ऑप्शंस है इट इज अ स्टरलाइजिंग एजेंट, इट डिसॉल्व्स द इम्प्योरिटी ऑफ वाटर, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी हमने पढ़ा है जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पीछे क्या है, वैसे ही आपका पोटेशियम परमैंगनेट जो है KMnO4 हमने देखा था, उसको प्यूरिफाइंग ऑफ वाटर के लिए क्यों यूज करते हैं, तो ये आपको बताना है। इसका आंसर है आपका डी, बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, वो क्यों यूज होता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कर देता है डिसॉल्व्ड आयरन, मैंगनीज और हाइड्रोजन सल्फाइड को इनटू सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, और फिर उसको हम फिल्टर आउट कर सकते हैं वाटर में, पहले वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। अब पोटेशियम परमैंगनेट जो है ऐड करने के बाद क्या है, वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और आपके ये सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में हमें वाटर में मिल जाते हैं, और फिर हम इनको इजीली जो है अपना फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, डिसॉल्व फॉर्म में हम रिमूव नहीं कर सकते थे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट्स अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज या एक्स रेज। तो आपको बताना है, बेसिकली क्वेश्चन यही है कि कोबाल्ट 60 में को ये किसको एमिट करता है इन ऑप्शंस में से। तो रेडिएशन थेरेपी में यूज होता है, ये आपको यहाँ से टेक अवे है कि एक यूज है इसका, वो आपको देख लेना चाहिए। तो आंसर इसका है सी, गामा रेज। तो कोबाल्ट 60 है वो रेडिएशन थेरेपी में इसलिए यूज होता है क्योंकि इसमें गामा रेज एमिट करता है, और ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज हो रहा है ओवर 60 ईयर्स से, और इसको एक इंस्ट्रूमेंट से यूज कर सकते हैं जिसको कहते हैं गामा नाइफ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द एंगल अराउंड द सेंट्रल एटम इज लार्जेस्ट। ठीक है, अब सेंट्रल एटम क्या होता है, अब हमारे ऐसे करके चेन्स बनती है आपकी जब बॉन्डिंग होती है, तो ये मॉलिक्यूल्स है डिफरेंट। तो अब आपसे पूछा गया है इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स में एंगल अराउंड सेंट्रल एटम इज लार्जेस्ट। ठीक है, एंगल की बात की गई है, जो बॉन्ड एंगल हमारा बनता है, तो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है CO2, NH3, CH4 या वाटर। ठीक है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन या फिर वाटर, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, CO2। CO2 में जो है वो सेंट्रल एटम जो है उसका एंगल लार्जेस्ट होता है। तो हम कार्बन के देखते हैं, कार्बन कंपाउंड्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको कहते हैं, और एक पूरा जो है टॉपिक इस पे केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन कार्बन एंड इट्स बॉन्डिंग विद अदर मॉलिक्यूल्स और एटम्स विच इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड। तो ये हमारा इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। 13th हम देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग एटम बॉम्ब, ऑर्डिनरी बॉम्ब, न्यूट्रॉन बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब। अब आपका फ्यूजन यहाँ पूछा गया है, तो आपका क्या है, जब ये साइंस हम पढ़ते हैं तो हमें 2 टर्म्स सुनने में मिलती हैं, एक आपका है फिजन और एक है फ्यूजन। ठीक है, फिजन का मतलब बेसिकली क्या है, टू स्प्लिट। ठीक है, और फ्यूजन का मतलब क्या है, टू कंबाइन। अब आपके फ्यूजन से बन रही है हाइड्रोजन, तो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन में आपने ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में टर्म्स उससे रिलेटेड सुनी होगी। तो फ्यूजन और फ्यूजन में ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे फ्यूजन की प्रोसेस से कौन बन रहा है इनमें से बॉम्ब, तो आपका आंसर है हाइड्रोजन बॉम्ब, डी। ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉम्ब है जिसको थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है। अब इन बॉम्ब्स की जो है ग्रेटर डिस्ट्रक्टिव पावर होती है एटॉमिक बॉम्ब से भी ज़्यादा। तो हमें पता ही है कि काफ़ी डिस्ट्रक्शन के लिए ये सारे यूज होते हैं, और ये रिजल्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का। ठीक है जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे बनते हैं। तो ये इस तरीके का आपका हाइड्रोजन बॉम्ब नज़र आता है। तो इतना बड़ा होता है ये साइज में। अब जो हमने रेगुलर बॉम्ब्स देखे होते हैं मूवीज वगैरह में भी हम देखते हैं, ऐसे ग्रेनाइट फेंकते हैं वो, ठीक है, डेटोनेट करके, वो आपके इसी के छोटे साइज के होते हैं, बस उसी का ये एनलार्ज्ड वर्जन है और काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए इसकी डिस्ट्रक्शन भी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है।
तो नेक्स्ट देखते हैं हम 14 क्वेश्चन है हमारा, काफी इजी क्वेश्चन है। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है, यहाँ पे आपके सेकंड ऑप्शन है कॉपर एंड एसएन पीबी एंड जिंक एंड एसएन, तो आपको आंसर देना है। तो ब्रास जो है काफी कॉमन चीज है। और अलॉय आपका क्या होता है, अलॉय आपका होता है जब आप दो मेटल्स या नॉन मेटल दो एलिमेंट्स को मिला के बनाते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जो है बेटर हो जाती है अलॉय की। तो यहाँ पे आपका आंसर है ए, कॉपर एंड जिंक। तो ब्रास है वो कॉपर एंड जिंक का है। तो आपका यहाँ पे कॉपर 60 से 90% होता है और जिंक 10 से 40% होता है, वेरी करती है परसेंटेज आपकी, ठीक है जी। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कॉपर और जिंक। अब आपका 15th है द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर व्हेन डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड रिमेन्स द सेम, चेंजेस टू रेड, चेंजेस टू डार्क ब्लू, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अब ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, हमारे एनसीईआरटीज में। तो 6th-7th की एनसीईआरटी जो है उसमें ये काफ़ी एक्टिविटीज़ दी है, जहाँ पे ये आपके ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, इन पे जो एक्सपेरिमेंट है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है, तो इनके जो कंक्लूजन है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे यही एक कंक्लूजन आपसे पूछा गया है कि जब ब्लू लिटमस पेपर को एल्यूमिनियम क्लोराइड में डिप करते हैं तो उसमें क्या चेंज आता है। तो उसमें क्या चेंज आएगा आपका, चेंजेस टू रेड, ठीक है। तो ये जो है रेड कलर में चेंज हो जाता है ब्लू लिटमस पेपर। तो यही एसिडिक और बेसिक मीडियम पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है जी। तो डिफरेंट मीडियम में ये डिफरेंट कलर आपका चेंज कर लेते हैं लिटमस पेपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16th आपका है द शुगर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिल्क इज, ठीक है, माल्टोस, राइबोस, लैक्टोस या गैलेक्टोस, ठीक है जी। अब आपका इसमें से क्या जो है वो मिल्क में पाया जाता है, वो है आपका सी, लैक्टोस। तो बहुत बारी हम ये टर्म सुनने को मिलती है हमें डेली लाइफ में भी। तो बहुत लोग हैं दूध नहीं पीते, दूध मिल्क कोई प्रोडक्ट नहीं लेते, ठीक है जी। मतलब कुछ लोग तो है वो वीगन है इसलिए नहीं लेते, कुछ लोग है ले ही नहीं सकते क्योंकि उससे उनको जो है तबीयत खराब हो जाती है, उससे बोलते हैं लैक्टोस इंटॉलरेंट। तो वो मिल्क या मिल्क से बनी हुई कोई चीज़ लेते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए आपका इसका आंसर है सी, लैक्टोस। तो लैक्टोस है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस है आपका, जैसे आपको यहाँ गिवन है। तो ये जो है इनको मिल्क शुगर भी कहा जाता है और मिल्क प्रोडक्ट्स में आपके लैक्टोस पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 17, एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन इथाइन, इथीन, बेंजीन या इथेन। तो आई होप आपको इनका आइन, ठीक है, इन और एन इसका पता होगा डिफरेंस। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर है आपका ए, इथाइन, ठीक है जी। तो टर्मिनल हाइड्रोजन जो है इन इथाइन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो एसिडिक हाइड्रोजन आपको कहाँ मिलता है, इथाइन में। 18 आपका है व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी। तो अब ये आपके फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पे बेस्ड है। इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्टली इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं अगर आपने रिविजन अच्छे से नहीं की हो। तो आपकी बॉडी क्या कह रही है स्टेटमेंट, बॉडी जब फ्रीली फॉल हो रही है अर्थ की तरफ तो उसकी टोटल एनर्जी के साथ क्या होगा, ठीक है। ये आपकी बॉडी है, ये फ्रीली अगर फॉल होगी तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। तो इसका आंसर है रिमेन्स कांस्टेंट, सी। तो अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी है मतलब उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का यही मतलब है कि मैं उसको धक्का नहीं दे रही, कुछ नहीं कर रही, वो अपने आप फ्रीली फॉल हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ लगा सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ के चलते क्या होता है, टोटल एनर्जी जो है बॉडी की वो कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है जी। अब बॉडी जब फॉल करती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होने लग जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये हम आगे भी एक और क्वेश्चन में पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट। तो आपको फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या है इतना याद रखना है कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो उसमें हम कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, और इसीलिए आपका इसका जो है एनर्जी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये कंक्लूजन टेक अवे लेना है। नेक्स्ट है आपका वाटर स्टोर्ड इन डैम पोजेसेस। तो वही क्वेश्चन आपका आ गया, नो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हमें स्कूल से फिजिक्स से कुछ और याद होना हो ये जरूर याद रहता है, ठीक है जी। तो इसका आंसर है आपका वाटर स्टोर्ड, स्टोर पूछा है, पीछे भी हमने देखा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कब चेंज होती है,
तो ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देख लेते हैं। पोजेस्ड पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, पोजीशन मतलब अभी वो कांस्टेंट है एक जगह पे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसने होल्ड की है। तो वाटर स्टोर्ड इन डैम व्हेन अलाउड टू फ्लो, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, और पहले वो जब स्टोर होता है तो उसकी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आप डैम देख रहे हैं सामने अपने, तो यहाँ पे डैम में जो स्टोर्ड वाटर है, यहाँ इसे कहा जाता है आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है इसमें। अब यहाँ से जब इसने ये फ्लो करना शुरू कर दिया तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, तो ये हमारा दो कॉन्सेप्ट है एनर्जी से रिलेटेड। तो हमने देखा है कि इस तो जो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है और आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप रिवीजन करें अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए, या फिर अब जैसे वैकेंसीज आ गई तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप जो है अपनी प्रिपरेशन में ये टॉपिक्स पे खास ध्यान रखें और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पे खास ध्यान रखें। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं 20 क्वेश्चन हमारा है, इफ अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, रिमेन्स द सेम, डिक्रीजेज या बिकम जीरो। अब स्प्रिंग तो आप लोगों ने देखा ही होगा, हम ऐसे स्प्रिंग को खींचते हैं, ठीक है, वो अपनी चेंज करता है पोजीशन, फिर छोड़ते हैं तो अपनी सेम पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो यहीं पे बोला है आपको जब उसको स्ट्रेच करोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो भी उसके साथ साथ में इनक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इंक्रीज करती है क्योंकि वर्क डन ऑन इट व्हेन इट इज स्ट्रेच। ठीक है, अब उसके ऊपर उसने वर्क डन किया है तो इसकी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो ये हमारा स्प्रिंग है, जैसे आपने देखा ही है, तो ये आपका स्प्रिंग है नॉर्मल फॉर्म में, और जब इसको इस तरीके से आप स्ट्रेच कर देंगे तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज होगी। तो ये आप कंक्लूजन अपना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका नेल्स हैव पॉइंटेड एंड्स। ठीक है, ये वाले नेल्स नहीं, हम यहाँ जो कीले होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। दिस रिजल्ट इज एन डिक्रीज in the force exerted on them, decrease in the effect of the force exerted on them, increase in the force exerted on them, increase in the effect of force exerted in them। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर है आपका increase in the effect of the force exerted on them। फोर्स तो हम उतनी ही लगाएंगे, ठीक है, मारेंगे उसे हथौड़ी से तो फोर्स हमारी उतनी ही है, बट पॉइंटेड होने की वजह से उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा इजीली जो है वो दीवार में इंक्रोच करेगी। तो इसका आंसर है आपका डी। तो पॉइंटेड एंड्स का क्या है, वो बहुत स्मॉल एरिया ऑक्यूपाई करते हैं जैसे हमें पता है। तो इसके रिजल्ट से है प्रेशर जो है वॉल में अप्लाइड फोर्स का वो ज़्यादा होता है। फोर्स हम उतनी लगा रहे हैं बट उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए वो इजीली आपकी चीर देती है दीवार को। तो ये आपकी नेल्स है, पीछे से तो आपके जो है काफ़ी थिकनेस होती है, बट आगे से जितनी भी, पीछे से जितनी भी थिक हो, आगे से सारी कीलें पॉइंटेड ही होती है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर with its nozzle kept under water and then release the pressure on the bulb, the water filled in the dropper, the water gets filled in the dropper, the rise of water in the dropper is due to। अब हमारे पास नोजल होती है, ठीक है, आई ड्रॉप्स डालने, नोज ड्रॉप्स डालने के लिए, ईयर ड्रॉप्स डालने के लिए, हमारे घर में अगर पेट्स हो उनको खाना खिलाने के लिए भी नोजल होती है, उसको हम स्क्वीज करते हैं, जब रिलीज करते हैं तो उसके अंदर जो है पानी वगैरह भर जाता है। तो ये पूछ रहे हैं बेसिकली कि जो वो राइज इन वाटर होता है उसमें पानी भरता है, वो इनमें से क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, लिक्विड प्रेशर की वजह से, आपका वेट ऑफ द बल्ब की वजह से, या फिर ग्रेविटी ऑफ द अर्थ की वजह से। तो इनमें से क्या है, कौन सा फिनोमिना है जो यूज हो रहा है। तो इसका आंसर है आपका ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी, तो अब आपकी जो है व्हेन एयर एस्केप्स फ्रॉम द नोजल ऑफ द ड्रॉपर इट कॉजेज प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, अब हमने उसको जब प्रेस किया, ये हमारी नोजल है, उसमें एक बल्ब होता है फ्लेक्सिबल सा, उसको प्रेस किया तो आपकी जो है एयर जो है एस्केप हो गई और एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब इसी की वजह से जब आप इसको छोड़ते हैं धीरे धीरे तो आपका जो है वाटर इसमें आने लग जाता है। तो ये आपकी नोजल है, तो इस टाइप का यहाँ पे आपका फ्लेक्सिबल रहता है ऊपर, तो इसको जब प्रेस करते हैं तो आपका एयर जो इसमें होगी वो बाहर चली जाएगी। ठीक है जी, और जब इसको धीरे धीरे आप छोड़ते हैं तो आपका वाटर इसमें फिल होने लग जाएगा। यहाँ पे देखो मार्किंग्स भी दी है, तो आप देख सकते हैं कि जब आपको रिक्वायर्ड मार्क मिल गया तो आप नोजल को पानी से बाहर निकाल के कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। तो ये सब खेल किस वजह से हो रहा है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो रहा है। ठीक है,
तो नेक्स्ट देखते हैं 23 क्वेश्चन हमारा है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनाइड कैरिंग करंट इज 0, इंक्रीजेज टूवर्ड्स इट एंड सेम एट ऑल पॉइंट्स या नन ऑफ दीज। तो अब हमारा क्या है, सोलोनॉइड क्या है, सबसे पहले हमारा सवाल आता है। तो सोलोनॉइड कुछ नहीं है, आपकी एक आयरन रॉड को या स्प्रिंग को या कॉपर वायर को ऐसे ऐसे राउंड 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 करते हैं, जैसे हमने अभी स्प्रिंग देखा था पीछे, तो वो आपका सोलोनॉइड है। उसके बाद वो एक कंडक्टर की तरह काम करने लग जाता है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 0 होती है, इंक्रीज होती है एंड की तरफ, या फिर सेम एट ऑल पॉइंट्स होती है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पहले हम देख लेते हैं, फिर हम सोलोनॉइड का डायग्राम देखेंगे। तो इसका आंसर है आपका सी, सेम एट ऑल पॉइंट्स। अब जो सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड का पहले आप डायग्राम देख लो, ये आपका सोलोनॉइड है। तो ये आपका स्प्रिंग की तरह, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कंडक्टर की वायर है, कॉपर वायर ले लो उसको, इस तरह से आपका जब स्प्रिंग की फॉर्म में लेते हैं तो ये सोलोनॉइड फॉर्म करता है। और यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड्स भी देख रहे हैं जो जनरेट हो रही है जब इससे करंट पास हो रहा है। यहाँ पे आपकी बैटरी है, ठीक है जी, यहाँ पे आपका स्विच है। तो जब तक स्विच क्लोज नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो ये करंट फ्लो करना शुरू नहीं करेगा। इसलिए ये स्विच है, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करने के लिए लगा होता है। तो ये यहाँ पे स्विच है आपका, और इसी से आपका करंट फ्लो कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो रही है। तो देखते हैं हम, सोलोनाइड का जो वन एंड है वो एक नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है, दूसरा जो है वो साउथ पोल की तरह एक्ट करता है, ठीक है जी। अब सोलोनॉइड के अंदर क्या होता है, फील्ड लाइंस जो होती है, जो हमने देखी अभी डायग्राम में, वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती है। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलोनॉइड के अंदर वो सेम है एट ऑल द पॉइंट्स। तो ये दैट इज द फील्ड विद इन सोलोनॉइड इज यूनिफॉर्म। तो यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी, यही उन्होंने पूछा था कि हर पॉइंट पे सेम है या नहीं। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस है, फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे आपकी जो है सेम है। तो ये है सोलोनाइड, ये है आपका सर्किट जो कंप्लीट हो रहा है, और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने पढ़ा, एक एंड नॉर्थ पोल की तरह वर्क करता है और एक एंड साउथ पोल की तरह वर्क करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम 24th क्वेश्चन, विच मैग्नेट्स आर यूज्ड इन कमर्शियल मोटर्स। तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि जो आपकी कमर्शियल मोटर्स होती है उनमें आपका कौन सा इनमें से मोटर्स यूज होती है, हॉर्स शू मैग्नेट, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, बार मैग्नेट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको कमर्शियल मोटर्स ध्यान देना है। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर्स है, बी ऑप्शन, वो आपका यूज होता है कमर्शियल मोटर्स की तरह। नेक्स्ट देखते हैं हम 25। अब ये भी काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है हमारा। तो हाउ मेनी गॉज आर इन वन टेस्ला, ठीक है जी। एक टेस्ला में जो है आपके कितने गॉज होते हैं, ये आपको पूछा है 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5 या फिर 10⁻6। तो इसका आंसर है आपका 10⁻4। तो अब ये है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, उसकी यूनिट है आपकी गॉज और टेस्ला। तो ये आपस में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 गॉज इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। पर यहाँ क्वेश्चन में हमें 1 टेस्ला पूछी है, तो हम कन्वर्जन करके कर देंगे कि 10⁻4 गॉज। तो ये आपका कन्वर्जन है, ठीक है जी। तो हमारा यहाँ पे गिवन था 1 गॉज इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो हमने कन्वर्ट करके 1 टेस्ला का जो है निकाल लिया है। तो इसका आंसर है आपका 4। तो इस तरह के कुछ टेक्निकल क्वेश्चन, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अब जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो फिर भी थोड़ा ईजी है, बट हम उन लोग बच्चों के पर्सपेक्टिव से ये प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहाँ पे आपके आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे भी हैं, लेकिन आपके बेसिकली 10th तक तो सबने ही साइंस पढ़ी होती है, तो थोड़ी बहुत फेमिलियर तो सब लोग हैं ही, और इन एग्जाम से आपकी बेसिक साइंस ही आती है। 10th की NCERT तक आप साइंस रिवाइज कर लेंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा, ठीक है जी। तो ये थे हमारे 2016 के सब इंस्पेक्टर पुलिस एग्जाम के जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए हैं। और ये हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं जो आप लोग अवेल कर सकते हैं। पेड इनिशिएटिव्स भी हमारे पास है, SI और JOIT के लिए भी फुल कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है जी। डिटेल्स आपको गिवन है। बाकी क्वेरीज के लिए आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।